हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के अपकमिंग इनटेक जुलाई 24, अक्टूबर नवंबर 24 और फेब 25 के बारे में। जैसे आप सभी को पता है कि डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ऑस्ट्रेलिया यानी कि ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी ने 2023 में एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया था कि आने वाले दिनों में हम स्टडी वीज़ा को लेकर बड़ी चेंजेस करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी अनाउंसमेंट थी कि हम जीटीई को रिप्लेस करने जा रहे हैं जीएसटी में, यानी कि जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंट को रिप्लेस कर जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट आएगा, जिसमें काफ़ी चेंजेस आपको ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा में देखने को मिलेंगी। वो अनाउंसमेंट अब इम्प्लीमेंट होने जा रही है 23 मार्च 2024, यानी कि 2 दिन के बाद। इसमें सबसे पहली चीज़, जो फाइल्स लॉन्च हो जाएंगी 23 मार्च 2024 या उससे पहले, तो वो सारी जेन्युइन एंट्रेंट जो टेम्पररी एंट्रेंट है उसी के अंदर प्रोसेस होंगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। वो जीटी के अंडर ही प्रोसेस होंगी, उनके रिजल्ट भी उसी के अकॉर्डिंग आएंगे। और जो फाइल 23 मार्च या उसके बाद लॉन्च होगी वो जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट के अकॉर्डिंग प्रोसेस की जाएगी। जो चेंजेस उन्होंने अनाउंस किए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी फाइल को लॉन्च करना पड़ेगा, फिर जाकर आपको आपका वीज़ा मिल सकता है। अभी इस वीडियो में वही चीज़ डिस्कस करेंगे कि जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंट और जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट में मेनली क्या डिफरेंस आया है, और आने वाले दिनों में अगर आप ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के अपकमिंग इनटेक जुलाई 24, अक्टूबर नवंबर 24 या फेब 25 के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो आपको किन मेन फैक्टर्स को माइंड में रखकर अपनी फाइल को लॉन्च करना है, ताकि ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीज़ा जो कि बहुत रेयर हो चुका है वो आपको मिल सके। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक और शेयर जरूर कर दें, ताकि ये वीडियो उन सभी बच्चों तक पहुंच सके जो ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के लिए अपनी फाइल लॉन्च करना चाहते हैं। सबसे पहले जो अपडेट आई है उसके बारे में बात करेंगे। इस अपडेट में उन्होंने क्लियरली बताया कि हम जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंट को रिप्लेस करने जा रहे हैं 23 मार्च 2024 को। इस चीज़ को समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि आज 21 है, 2 दिन के बाद ये चेंज हो जाएगा, इम्प्लीमेंट हो जाएगा। मगर जो फाइल्स 23 मार्च से पहले लॉन्च होंगी या हो चुकी हैं वो सभी एज इट इज़ जो पहले का क्राइटेरिया था जीटीई का, उसी के बेस पे ही प्रोसेस होंगी। उन बच्चों के लिए कोई भी नया स्टेप ऐड नहीं हुआ, यानी कि अगर आपकी फ़ाइल एम्बेसी में जा चुकी है या 23 मार्च से पहले आप लॉन्च कर देंगे तो आपकी फ़ाइल में आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नई रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि आपके लिए ये अपडेट नहीं है। पहली चीज़ क्लियर हो चुकी है। दूसरा, उन्होंने बताया कि 23 मार्च जहाँ उसके बाद जो फाइल जाएगी वो जो जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट के अकॉर्डिंग हम कंसिडर करेंगे, जो नई रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी फ़ाइल को सबमिट करना है। अभी सबसे बड़ी बात क्या है कि जो नई रिक्वायरमेंट है वो क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात, इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आई, सेम क्राइटेरिया है, सेम तरह की प्रोफाइल को एक्सेप्ट किया जा रहा है और सेम प्रोसेस रहेगा, बहुत कुछ चेंज नहीं हुआ। सबसे बड़ा चेंज क्या हुआ है कि जो हम 300 वर्ड्स की जो एक एसओपी सबमिट करते थे अपनी फाइल के साथ, अभी वो जो जेनरिक एसओपी थी वो अब हमने साथ में नहीं देनी। अभी उस जेनरिक जो सिस्टम था एसओपी का, जिसमें कोई भी पर्सन अपने अकॉर्डिंग अपनी एक एसओपी बनाता था 300 वर्ड्स की और उसको वो साथ में अटैच करता था, अभी उन्होंने उसको रिप्लेस कर दिया है। अभी कुछ फिक्स आंसर, क्वेश्चन के आंसर आपने देने हैं और हर एक क्वेश्चन का आंसर आपने 150 वर्ड्स में देना है। तो वो अलग अलग फाइल्स के लिए अलग अलग जो एप्लीकेंट है, जो एप्लीकेंट अपने होम कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए अलग से क्वेश्चन रहेंगे। जो बच्चे ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लेकर ऑस्ट्रेलिया में एंटर हुए हैं स्टडी वीज़ा का और अपना प्रोग्राम चेंज करना चाहते हैं उनके लिए अलग क्वेश्चन होंगे। जो किसी अनदर वीज़ा के साथ ऑस्ट्रेलिया में एंटर हो चुके हैं और अभी स्टडी वीज़ा में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं उनके लिए अलग क्वेश्चन होंगे। जिन बच्चों ने अपनी स्टडी कंप्लीट की है, दोबारा से कोई स्टडी लेना चाहते हैं, उनके लिए अलग क्वेश्चन होंगे। तो उन्होंने एक सिस्टम बना दिया कि आपने किस वीज़ा कैटेगरी के लिए अप्लाई करना है और आपने किन क्वेश्चंस का आंसर देना है। उन क्वेश्चन के आंसर के बिहाफ पे आपको वीज़ा ऑफिसर डिसाइड करेगा कि आपको वीज़ा देना है या नहीं देना है। और इसमें बहुत ज़्यादा बड़ी चेंजेस नहीं आई। अगर मैं फ़ंड्स की बात करूं, अगर मैं एकेडमिक एलिजिबिलिटी की बात करूं, अगर मैं इंग्लिश प्रोफिशेंसी की बात करूं जो रिक्वायरमेंट है, अगर मैं किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स की बात करूं, तो जहां पर कोई भी रिलैक्सेशन बच्चों के लिए नहीं है,
ना ही कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट आपसे डिमांड की जा रही है। सिर्फ जो एसओपी का क्राइटेरिया है मेनली उसको चेंज किया गया है, और जो क्वेश्चंस भी हैं वो भी बिल्कुल सेम है। उन सभी क्वेश्चंस को हम पहले भी जो हमारी एसओपी थी उसमें हम कवर कर रहे थे, मगर पहले क्या होता था कि बहुत सारे कंसल्टेंट या स्टूडेंट जो अपनी एसओपी बनाते थे उसका फॉर्मेट अलग अलग उनके पास जाता था, जो आने वाले समय में उन्होंने रिप्लेस कर कर एक फ़िक्स फॉर्मेट दे दिया कि पहले आपने किस चीज़ को आंसर करना है, फिर आपने किस क्वेश्चन को आंसर करना है, फिर आपने किस क्वेश्चन को आंसर करना है, और उसी के बेस पे वीज़ा ऑफिसर डिसाइड करेगा। प्लस आपके जो डॉक्यूमेंट्स गए हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, जो आंसर आप दे रहे हो, जहाँ पर उन्होंने बहुत क्लियरली बताया कि जो भी आपके क्वेश्चन के आंसर आएंगे वो जेनरिक नहीं होने चाहिए, उसके पीछे कोई ना कोई सपोर्टिंग एफिडेविट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जहाँ कोई उनके पास प्रूफ होना चाहिए जो आपके आंसर को जस्टिफाई कर सके। इसके बाद जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे एसओपी में, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है गिव डिटेल्स ऑफ द एप्लीकेंट्स करंट सर्कमस्टांसेस, दिस इंक्लूड टाइज टू फैमिली, कम्युनिटी, एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस। ये पहला क्वेश्चन है। इसका आंसर पहले भी 99% जो बच्चे थे अपने एसओपी में देते थे कि आपके फैमिली टाइज क्या हैं, आपके इकोनॉमिक टाइज क्या हैं, आपका जो प्रीवियस एकेडमिक क्या है, उसके बाद आपका एम्प्लॉयमेंट क्या है, वो पूरे के पूरे सेम क्वेश्चन का आंसर है और उसमें कुछ नया नहीं है। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई द एप्लीकेंट विशेस टू स्टडी दिस कोर्स इन ऑस्ट्रेलिया विद दिस पर्टिकुलर एजुकेशन प्रोवाइडर, दिस मस्ट आल्सो एक्सप्लेन देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ द अटेंडेंट कोर्स एंड स्टडिंग एंड लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया। यानी कि आपने इसी ऑस्ट्रेलिया को ही क्यों चूज़ किया, आपने इसी कोर्स को क्यों चूज़ किया, आपने इसी एजुकेशन प्रोवाइडर जो यूनिवर्सिटी है उसको क्यों चूज़ किया। वही सेम क्वेश्चन है, उन्हीं का ही आंसर आपने करना है, मगर अभी इसको सीक्वेंस वाइज करना है और इसमें कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। उसके बाद एक्सप्लेन हाउ कंप्लीटिंग द कोर्स विल बी बेनिफिट टू द एप्लीकेंट, कैसे ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको हेल्प करेगा, कैसे आप अपना करियर बनाएंगे इसमें, तो वो सारी चीज़ें सेम है। इसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है और 150 वर्ड्स का हर क्वेश्चन का आंसर आपने अपनी एसओपी में देना है। उसके बाद अगर कोई पर्सन ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में है तो उसके लिए अपना जो इमी अकाउंट है उसकी इन्फॉर्मेशन साथ में जाएगी, ऑस्ट्रेलिया में किस वीज़ा कैटेगरी के पे वो है, अगर वो विजिटर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा पे आया, स्टडी वीज़ा में लेना चाहता है तो उसके लिए अलग से क्वेश्चन रहेगा कि आप क्यों अभी कन्वर्ट करना चाहते हो, उसके पीछे क्या रीज़न है। उसके बाद अगर आपकी स्टडी है तो स्टडी, आपका प्रीवियस स्टडी कौन सा है, किस एजुकेशन प्रोवाइडर से किया है, किस कोर्स में आपने कंप्लीट किया है, और उसके बाद अभी जो ले रहे हो उसमें आपका क्या मेन बेनिफिट आपको मिलेगा, जहाँ आप क्यों लेना चाहते हो। तो मीनिंग जो भी चेंजेस हैं जो इतनी बड़ी दिखाई जा रही थी, जीएसटी आएगा जी, जीएसटी आएगा, जीएसटी आएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। एक डेक्लेरेशन में आपसे मांगा गया है, जो मेन एप्लीकेंट होगा वो जस्ट ये बताएगा कि आने वाले दिनों में जो ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट आ रहा है, वो अगर मैं आ रहा हूँ तो मैं एज ए स्टडी वीज़ा पे आ रहा हूँ तो मेरा मेन फोकस स्टडी रहेगा। अगर मेरा आने वाले दिनों में पाथवे बनता है पीआर का तो मैं पीआर के लिए अप्लाई करूँगा, अगर नहीं बनता, पीआर का स्कोर पूरा नहीं होता, मेरा पाथवे कंप्लीट नहीं होता, तो मैं वापस अपने कंट्री में आ जाऊँगा। वो पहले भी हम अपनी एसओपी में पहले ही मेंशन करते थे कि मेरा मेन फोकस स्टडी है और मैं स्टडी के साथ अपना वापस आ जाऊँगा अगर स्टडी कंप्लीट नहीं होगी। तो वो भी पहले ही था, वो भी सेम इसमें आपसे डिमांड किया जा रहा है। कुछ एडिशनल इसमें मुझे ज़्यादा नहीं लगा। जो चीज़ें इन्होंने अभी मांगी हैं वो सारी पहले ऑलरेडी फाइल में जाती थी। बाकी रहा एकेडमिक का, एकेडमिक में वही आपको लिए रिक्वायरमेंट रहेगी 60+। अगर आप डायरेक्ट बैचलर या मास्टर में एडमिशन लेते हो तो 60+ आपका स्कोर होना चाहिए। आपके पास कम से कम अगर 12th के बाद अप्लाई करते हो तो 4 एकेडमिक सब्जेक्ट होने चाहिए। आप स्टेम के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ज़्यादा चांसेस हैं, तो उसमें भी कोई बड़ी चेंज नहीं देखने को मिली। अगर मैं प्रोफिशिएंसी टेस्ट की बात करूं तो इस पूरे सिस्टम में जो अभी तक की इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, इसमें ना ही तो रिक्वायरमेंट को कम किया गया है, ना ही रिक्वायरमेंट को ज़्यादा किया गया है। जो भी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी आपके आईएलटीएस पीटी का रिक्वायरमेंट है वो वेरी करता है, किसी में कोई रिक्वायरमेंट है, किसी में कुछ रिक्वायरमेंट है, तो उसी के बेस पे आप अपने ऑफर लेटर अप्लाई कर सकते हैं और अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। आने वाले समय में जो 2023 पास आउट स्टूडेंट हैं, 12th पास आउट स्टूडेंट हैं, जिन्होंने 2023 में 12th पास आउट किया था, उनके लिए जुलाई लास्ट चांस था। और अभी भी अगर अप्लाई करेंगे 23 मार्च है तो बहुत कम चांस है कि आपका जुलाई तक प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, क्योंकि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो जीटी में काफ़ी समय लगा रही हैं। तो इस समय 2023 वालों के लिए थोड़ा सा रिस्की हो सकता है।
अगर वो आगे जाते हैं अक्टूबर नवंबर में तो बहुत मुश्किल है। अभी जो नए बच्चे आएंगे उनके लिए काफ़ी बड़े नंबर्स में चांस हैं, जो अच्छे स्टूडेंट हैं जिनका एकेडमिक स्कोर बहुत अच्छा है, जो अच्छा आईएलटीएस पीटी का स्कोर ले पाएंगे और जिन्होंने पहले से फाइनेंशियल प्लानिंग की होगी। फाइनेंशियल प्लानिंग इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जितना बड़ा रोल प्ले आपके एकेडमिक जहाँ आपका आईएलटीएस पीटी का स्कोर करता है, उतना ही ज़्यादा रोल जो है उससे भी ज़्यादा रोल प्ले करता है कि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसी है, आपके पेरेंट्स का फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है, वो क्या करते हैं, कितने समय से वो अपनी आईटीआर फाइल कर रहे हैं, क्या आपके पास एसेट्स हैं, क्या वो अफोर्ड कर पाएंगे ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा को। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, जहां आप जानना चाहते हैं कि आपको ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए, कनाडा जाना चाहिए, यूके जाना चाहिए, यूएसए जाना चाहिए, जर्मनी जाना चाहिए, न्यूजीलैंड जाना चाहिए, तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करिए, अपनी प्रोफाइल शेयर करिए। हमारी टीम आपको हेल्प करेगी आपकी फ़ाइल को सेस करने के बाद कि आपको किस कंट्री में अपनी फ़ाइल को अप्लाई करना चाहिए, जहां पर आपको सेटलमेंट के और आपको एक क्वालिटी एजुकेशन और आपको वीज़ा मिल सके। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगी अपना डिसीज़न लेने के लिए। ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के लिए जो भी अभी तक की चेंजेस हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। आने वाले दिनों में जो भी चेंजेस होंगी वो भी हम इसी यूट्यूब चैनल पे आपके साथ डिस्कस करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक और शेयर और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।